नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवन शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कक्षा 6 इतिहास पुस्तक के द्वितीय अध्याय का अध्ययन किया था और आज हम इस वीडियो में इतिहास पुस्तक कक्षा 6 के तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 अध्यायों में हमने बहुत कुछ जानकारी प्राप्त करी थी, है ना। प्रथम अध्याय में एक तरह से 1000 वर्षों में हुए परिवर्तन जो था उसकी जांच पड़ताल करी। उसके बाद में सेकंड जो अध्याय है उसमें हमने देखा कि किस प्रकार मनुष्य ने खेती प्रारंभ की, है ना, पशुपालन प्रारंभ किया और किस प्रकार से उसने जानवरों को पालतू बनाया, है ना, किस प्रकार से मनुष्य को दफनाया जाता था कब्रों में। तो इस अध्याय में देखिए इसका शीर्षक है आरंभिक नगर। क्या है? आरंभिक नगर, यानी उस समय नगरों का विकास किस प्रकार हुआ, प्रारंभ में नगर कैसे हुआ करते थे, किस प्रकार के हुआ करते थे, ये हमको जानकारी प्राप्त करनी है। पुराने भवन का संरक्षण, यानी पुराने जो भवन हैं उनकी देखरेख, उनका संरक्षण किस प्रकार किया जाता है, ये हम देखेंगे। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर की तरह तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। यानी ये 2 बच्चे हैं, क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे और वहाँ पर कुछ जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, यानी एक खंडर वहाँ के पड़ोस में था, उसकी तारीफ़ कर रहे थे, है ना। वो खंडर क्या था कि जिसको जो गली के बच्चे थे या लोग थे वो क्या कहते थे, भूतहा घर। क्या कहते थे? भूतहा घर। एक ने कहा इसकी वास्तुकला को देखो, यानी जो इसकी वास्तुकला है ना, एक होती है शिल्पकला, एक होती है वास्तुकला, है ना। तो ये वास्तुकला यानी बनावट जो होती है वो एक तरह से, क्या आपने कहीं लकड़ी पर ऐसी सुंदर नक्काशीकारी देखी है? यानी उसमें लकड़ी का काम किया गया था और उस पर बहुत बारीक नक्काशी और बहुत सुंदर नक्काशी की गई थी, दूसरी महिला ने कहा। ठीक है, हमें मंत्री जी को पत्र लिखना चाहिए और लिख करके कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यानी वो जो एक तरह से भवन था, घर था, वो इस समय खंडर अवस्था में था, है ना, और जीर्ण शीर्ण हुआ पड़ा था, टूटा फूटा था और धीरे धीरे वो एक तरह से गिरता जा रहा था, एक तरह से उसका विनाश होता जा रहा था। तो वहाँ उन्होंने सोचा कि हम जो मंत्री जी हैं हमारे, उनको पत्र लिखना चाहिए, उनको सूचना देनी चाहिए और कहना चाहिए कि ये जो खूबसूरत घर है, भवन है, इमारत है ना, ये दुर्ग है, किला है, क्या है, इसको सुरक्षित रखने के लिए और इसकी मरम्मत करवानी चाहिए, है ना। इसको यानी ये सुरक्षित रह सके इसलिए इसकी मरम्मत करवानी चाहिए। ठीक है, यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। यानी ये दोनों सोच रहे थे कि ये जो घर है, मकान है, बेकार पड़ा है, भूता घर जिसको कहा जाता है, इसमें ना कोई रहता है, लेकिन क्यों लोगों को इन पुराने घरों से इतना लगाव क्यों है ना। तो लगाव क्यों था हम जानते हैं, वो हमारे अतीत की कुछ निशानियाँ थी, है ना, जानकारी प्राप्त करने के स्रोत थे कि उस काल में मनुष्य किस प्रकार के भवन निर्माण करके रहा करता था। आगे देखिए हड़प्पा की कहानी। ये कुछ पुरा स्थल है ना, जहाँ से खुदाई की गई वैज्ञानिकों द्वारा, पुरातत्वविदों द्वारा, और यहाँ से इतिहास को जानने के बहुत सारे स्रोत हमको मिले हैं। जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष हैं, कालीबंगा, पीलीबंगा, है ना, बहुत सारे ऐसे पुरा स्थल हमको प्राप्त हुए हैं। तो आज हम हड़प्पा के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है, यानी जितनी जो पुरानी इमारतें हैं, है ना, भवन हैं, दुर्ग हैं, किले हैं, वो अपनी कहानी बताते हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, यानी 150 वर्ष पहले जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, रेलवे लाइन का काम चल रहा था, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला।
यानी वो लाइन बिछाई जाती थी और पृथ्वी को जब धरती को समतल किया जा रहा था तो वहाँ पर पुरातत्वविदों को, इंजीनियरों को, है ना, क्या मिला, एक तरह से पुरास्थल मिला। क्या मिला? पुरास्थल, जो कौन सा था? हड़प्पा। ठीक है, जो आधुनिक पाकिस्तान में है, यानी वर्तमान में स्थान कहाँ पर है? पाकिस्तान में। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी, यानी उन्होंने देखा, उन्होंने जब खुदाई की तो वहाँ पर कुछ ईंटें उनको प्राप्त हुई, तो उन्होंने सोचा कि यह ऐसा स्थान है, यहाँ से हमको बहुत अच्छी मिट्टी ईंटें मिलेंगी, है ना। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। यानी उन्होंने जो खुदाई में जो ईंटें वगैरह प्राप्त हुई उनको रेलवे लाइन बिछाने में काम ले लिया, और इस कार्य से बहुत सारी जो इमारतें थी हड़प्पा की वो पूरी तरह नष्ट हो चुकी। ठीक है, इसके लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यानी जब ये खुदाई हुई थी इससे भी पहले, है ना, 80 साल, यानी इसके बाद में, है ना, कितने वर्ष बाद? 80 साल, है ना, आज से 80 साल पहले और 150 वर्ष के बाद में पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। यानी इसकी जानकारी जब उनको प्राप्त हुई, इनकी खुदाई की गई, है ना, तो पता चला कि यह जो खंडर है उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, यानी प्राचीन नगर है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। कितने वर्ष पहले हुआ था? 4700 वर्ष पहले हुआ था। यानी जो हड़प्पा का ये जो नगर मिला है, इमारतें मिली हैं, इनकी एक तरह से जो आपको बताया जाए, इनकी जो निर्माण कार्य है इनका, वो कब किया गया? 4700 वर्ष पहले। ठीक है, प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? जो क्या होता है कि पुरानी इमारतें हो जाती हैं, जर्जर अवस्था में हो जाती हैं, तो उनको हटा करके और उस स्थान पर नए भवन बनाए जाते हैं। तो लेखक कह रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है कि इन पुरानी जो इमारतें हैं हमें इनको सुरक्षित रखना चाहिए? क्यों रखना चाहिए? हम जानते हैं कि ये जो इमारतें हैं ये हमें अतीत के बारे में बहुत सारी की जानकारियाँ प्राप्त कराती हैं। ठीक है, आप देखिए इन नगरों की विशेषता क्या थी। जो नगर जो हमको प्राप्त हुए हैं हड़प्पा जैसे, इनकी विशेषता क्या थी? ठीक है, इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था, या तो 2 हिस्सों में या फिर 2 से भी अधिक। ठीक है, प्राय पश्चिमी भाग छोटा होता था, यानी पूर्व और पश्चिम, है ना, लेकिन ऊंचाई पर बना था। यानी छोटा तो होता था लेकिन कहाँ था? एक टीले पर, ऊंचाई पे बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। यानी 2 हिस्सों में मुख्य नगर को बांटा गया था। एक हिस्सा जो पश्चिम में होता था, ऊंचाई पर होता था और छोटा होता था, जबकि दूसरा किला पूर्व दिशा में होता था, बड़ा होता था लेकिन नीचे के हिस्से में होता था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविद जो थे ने नगर दुर्ग क्या कहा? नगर दुर्ग। ठीक है, एक तरह से किले का रूप उसको बताया गया कि यहाँ पर शासक वर्ग रहा करता था, ऊंचाई वाले पर, है ना, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा, यानी यहाँ पर आम जनता निवास करती थी। ठीक है, दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। यानी जो 4 दीवारियाँ किलों के चारों तरफ, नगरों के चारों तरफ जो एक तरह से बाउंड्री वाल की जो की जाती थी वो पक्की ईंटों के द्वारा बनाई जाती थी। ठीक है, इसकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी हैं। यानी उस समय की जो ईंटें हैं इतनी मजबूत हैं कि हजारों कितने वर्ष निकल गए लेकिन वो ईंटें आज भी वैसी की वैसी हैं, दीवारें वो खंडित नहीं हुई हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें, और जो चिनाई, है ना, करने का तरीका था वो बहुत मजबूत था, और दीवारें उसके द्वारा बहुत मजबूत बनाई गई। ठीक है, आगे देखिए साइड में कुछ लिखा हुआ है।
ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बनाए गए ना, इन्हें धूसर भांड वगैरह कहा जाता है। ठीक है, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। यानी ये एक तरह से उस स्रोत हैं जानकारी के, इतिहास जानकारी के स्रोत हैं, वस्तुएं, ये हमको इन स्थलों से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। यानी एक बहुत बड़ा तालाब बनाया गया, उसको महान स्नानागार, यानी नहाने की जो जगह होती है ना, बहुत बड़ा सामूहिक जिसको उत्सव पर्वों पर लिए काम लिया जाता था, वो बनाया गया था। ठीक है, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, यानी पानी उसमें अंदर रिस करके पृथ्वी में नहीं जाए, इसके लिए जो ईंट थी है ना, उन पर प्लास्टर किया गया और प्लास्टर पे भी एक तरह से चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ठीक है, इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी, है ना, सीढ़ी बना देते हैं ना, बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। यानी दो तरफ से सीढ़ियाँ थी और सरोवर के तालाब के चारों तरफ कमरों का निर्माण किया गया था, जो शरणार्थियों के लिए, है ना, जो आते थे व्यक्ति दर्शन के लिए, है ना, घूमने के लिए, वो उनमें रुक सकें या बैठ सकें। ठीक है, इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। यानी एक तरह से जो बहुत बड़े उत्सव जो होते थे, है ना, उस समय इन बड़े बड़े स्नानागारों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, कालीबांगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। यानी यहाँ पर क्या मिले हैं, अग्निकुंड भी हमको प्राप्त हुए हैं, बड़े बड़े, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे, है ना। अग्निकुंडों में क्या होते हैं, यज्ञ, वहाँ पर बड़े बड़े अनुष्ठान यज्ञ संपन्न कराए जाते थे, उसके साक्ष्य भी हमको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। यानी अनाज को सुरक्षित रखने के लिए, संग्रहण करने के लिए, भंडारण करने के लिए बड़े बड़े भंडार गृह भी हमको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये चल रहा है आपके पुरा स्थलों के बारे में, है ना, बड़े बड़े नगरों के बारे में। आगे देखिए, ये आपको एक तरह से चित्र दिखाया गया है। ये देखिए, ये महान स्नानागार, है ना, ये पक्का ईंटों के द्वारा निर्मित है और ये देखिए साइडों में कमरे बने हैं और ये सीढ़ियाँ हैं, एक इधर से एक इधर से, यानी ये पानी भरा हुआ है। तो ये था महान स्नानागार, है ना, बड़े बड़े उत्सवों पर और विशिष्ट आदमियों के द्वारा इनको उपयोग में लिया जाता था। ठीक है, इधर देखिए हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, ये देखिए ईंटों की चिनाई करके दीवार बनाई गई है ना, कितने मजबूत तरीके से ईंटों की चिनाई की गई है। भवन, नाले और सड़कें, यानी मकान और पानी निकास की सुविधा, जल निकास की सुविधा और सड़कें, ये किस प्रकार की उस समय थी, ये हम पढ़ेंगे। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे, यानी जो भवन जो थे या तो एक मंजिल होते थे या फिर उनका निर्माण दो मंजिलों में किया जाता था। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, यानी चारों तरफ कमरे और बीच में आंगन छोड़ा जाता था। ठीक है, अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में भी कुएं भी होते थे। यानी घरों में कमरों के साथ साथ एक स्नानागार भी बनाया जाता था और बहुत सारे घरों में क्या होते थे, कुएं भी। अंदर ही क्या बनाए गए, कुएं भी बनाए गए। ठीक है, कई नगरों में ढके हुए नाले थे, यानी पानी के निकास के लिए, जल के निकास के लिए जो नाले थे वो ढके हुए हैं ना, ऊपर से उनको ढका गया था एक तरह से। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था, है ना। हर नाली में हल्की ढलान होती थी, इन ढलान होती है तो पानी आसानी से निकल जाता है, बह जाता है, ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, यानी जो बड़ी नालियाँ थी उनमें घरों की जो छोटी नालियाँ थी उनको जोड़ दिया जाता था। यानी मुख्य नालियों में छोटी नालियों को जोड़ा जाता था ना, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। और ये सारी नालियाँ जाकर कहाँ मिलती थी, बड़े बड़े नालों में। ठीक है, नालों के ढके होने के कारण इन्हें जगह जगह पर मैन होल बनाए गए थे, यानी पूर्ण रूप से बड़े बड़े नालों को ढका गया।
और कहीं कहीं पर मैन होल, बड़े बड़े छिद्र वहाँ पर रखे गए। ठीक है, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके, है ना, नालों की सफाई की जा सके, होलों के द्वारा की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक ही साथ किया जाता था। ठीक है, यानी घर और नाले उसी क्रम में एक साथ एक समय बनाए जाते थे। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई दो अंतर बताइए। यानी इस समय जो मकान भवन बनाए गए थे और पिछले अध्याय में यानी प्राचीन काल में जो बनाए गए थे, वो हमको पता है कि उस समय मानव के घर कच्चे होते थे, है ना, या घास फूस की झोंपड़ियाँ होती थी। उससे पहले कंदराओं में, गुफाओं में, है ना, पेड़ों पर मनुष्य रहता था, लेकिन यहाँ पर पक्के मकान बनने लग गए। ठीक है, ये अंतर हमको स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये देखिए हमने नगरों की बनावट, है ना, नालियों का निर्माण, कुएं, स्नानागार, इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। अब आगे देखेंगे, यानी ये जो नगर थे इनका जीवन कैसा था, है ना। यहाँ पर दिनचर्या, मानव की दिनचर्या, जीवन यापन किस तरह करता था, किस तरह का जीवन नगरों में था। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी, है ना। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। यानी यहाँ पर जो लोग जो रहते थे ऐसे होते थे जो क्या करते थे, खास इमारतें बनाने की योजना में, है, जिनको नए नए भवन, है ना, अच्छे अच्छे इमारतें बनाने के काम में जुटे रहे होंगे, लगे रहते होंगे, है ना। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। कौन थे? शासक, जो शिल्पकारों के द्वारा नए नए भवनों का निर्माण कराने में ही लगे रहते थे, है ना, और उनकी योजनाएं वो बनाते रहते थे। ठीक है, यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। लोगों से क्या मंगवाते थे? दूर दूर से भवन निर्माण के लिए बहुत सारी वस्तुएं। ठीक है, शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, बाबू वगैरह, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। यानी शासक वर्ग के साथ साथ यहाँ पर कौन था? लिपिक वर्ग, है ना। बाबू लोग भी यहाँ पर रहते थे, है ना, जो क्या करते थे, मोहरों पर लिखाई करते थे, है ना, और पत्थरों वगैरह पर भी वो लिखाई करते थे। ठीक है, तो ये नगरीय जीवन था। और देखते हैं आगे, इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। यानी शिल्पकार जो बहुत सारे शिल्पकारी जो करते थे, भवन निर्माण करना, है ना, बाकी सिक्के वगैरह बनाते थे, है ना, एक तरह से अलग अलग कार्यों में लगे हुए जो लोग थे, स्त्री पुरुष, वो यहाँ पर रहा करते थे। अपने घरों या किसी उद्योग पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। यानी वस्तुओं के साथ साथ जब वो दूर दूर देशों की यात्राएं करते थे तो वहाँ की जानकारियाँ, किस्से कहानियाँ वहाँ की वो लाया करते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। यानी इन स्थानों से, नगरों से मिट्टी के बने हुए खिलौने मिले हैं, उनसे वहाँ के छोटे छोटे बच्चे खेलते थे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाई है। नगर में रहने वाले लोग अभी आपको बताया गया है, शिल्पकार थे, है ना, वगैरह। क्या इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो मेहरगढ़ जैसे गाँव में रहते थे? तो ये हमें जब हम आपको मुख्य महत्व बिंदु और प्रश्न उत्तर कराएंगे तब आपको ये बताया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये आपको भवन दिख रहा है। इसमें देखिए एक तरह से ये कुआं है जो घर में दिखाया गया है ना। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क है और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मोहर, है ना, ये आपको दिखाए गए हैं। ये देखिए ये सड़क है और ये नाला आपको दिखाई दे रहा है ना। देखिए ये कुआं है और नीचे देखिए ये मोहर वगैरह आपको दिखाई दे रही है ना। एक मोहर एक खास लिपि में है ना। ये लिपि जो है, लिपि में उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है लेकिन अभी तक
पढ़ नहीं पाए हैं, इसका अर्थ है दाईं ओर नीचे मिट्टी के खिलौने। ये देखिए मिट्टी के खिलौने आपको दिखाए गए हैं। ये जो लिपि है ये सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि या सेंधो लिपि इसको कहा गया है, गोमूत्र लिपि भी इसको कहा गया है, ब्रुष्टोफेदम भी इसको कहा गया है। आज तक कोई विद्वान इसको पढ़ने में सफल नहीं हो सका है। ठीक है, तो आगे इसमें अभी और हम नए नगर और शिल्प इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।